Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 7, that's name is a source of business finance. Our today's topic is borrows fund. Before this topic we were understand about the owners fund. इससे पहले हमने ऑनर्स फंड के बारे में अंडरस्टैंड किया था, समझा था, और अभी इस वीडियो में हम समझेंगे बोरोस फंड के बारे में. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द कंटेंट आर हियर. सो पहले अगर देखें तो हमारे पास बोरोस फंड की बात करता है. तो बोरोस फंड का सेंस होता है क्या है कि यानी कि वो फंड जो दूसरे से हम एक्वायर करने का काम करते हैं. कहता है ट्रेड क्रेडिट, बोरोस फंड, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो क्या होता है, एक बोरोड फंड होता है, यानी कि वो फंड जो दूसरे से लिया जाता है, और वो भी किस तरह का होता है, शॉर्ट टर्म. ट्रेड क्रेडिट का सेंस ये होता है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है, उधार में हम किसी से जब कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, या उधार में बेचने का काम करते हैं, तो वो ट्रेड क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ कहता है ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट whereby the manufacturer is grant credit from the supplier of a raw material, inputs, spare parts etc. अब यहाँ पे कहता है कि ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो ये उस अरेंजमेंट की बात करता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करता है, ग्रांट करता है क्रेडिट को, यानी कि उधार में लेने का काम करता है. किससे, सप्लायर से. क्या चीज़, रॉ मटेरियल, इनपुट्स या स्पेयर पार्ट्स वगैरह. फिर कहता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सप्लायर से उधार में लेने का काम करता है, उन क्रेडिट पे लेने का काम करता है, वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है. द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन द क्रेडिट पीरियड. अब यहाँ पे क्या होता है, इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो अपने क्रेडिटर्स, डेप्टर्स को, यानी कि वो लोग जो उससे उधार में लेके जाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, क्रेडिट पीरियड वो पीरियड होता है जितने टाइम के लिए लोन ले. जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 4 महीने में हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो ये 4 महीने जो होगा वो होगा क्रेडिट पीरियड. ठीक है, ये क्रेडिट पीरियड होगा. जनरली द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 month. ये जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 6 महीने का होता है. एंड दस इट इज अ शॉर्ट टर्म्स फाइनेंसिंग फैसिलिटी. इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटीज कहते हैं, यानी कि कम समय के में लिया जाने वाला फाइनेंस होता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन, जो ट्रेड क्रेडिट की सिचुएशन होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द फर्म, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस नेचर का, वो किस तरीके का है. साइज ऑफ द फर्म, वो छोटा है, बड़ा है, बड़े इन्वेस्टमेंट है उसमें या छोटे इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर. और स्टेटस एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म, यानी कि क्रेडिट वर्थनेस यानी कि उसका जो लेन देन का हिसाब किताब है, वो पैसे जब लेता है या किसी को जब उधार किसी से लेता है तो उसका टाइम से पेमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता. इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्या, ट्रेड क्रेडिट. आगे बढ़ते हैं, मेरिट की बात कर ले. तो मेरिट में क्या होता है, नॉर्मली अगर देखें तो रेडी अवेलेबल. रेडली अवेलेबल का मतलब ये है कि हमेशा आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहती है. कहता है ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल इफोर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर. ठीक है, अभी यहाँ पे कहता है जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो बिना किसी स्पेशल, किसी से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती है, किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है. ये एक पार्ट होता है, जो सप्लायर होता है वो आपको देता है, किसको, खासतौर से मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रेडर को या बिजनेस करने वाले को या फिर जो बनाने वाला होता है. फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ये रिगिड नहीं होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बड़े कठोर नहीं होते. जिससे कहता है देयर आर नो रिगिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट. यानी कि जब ट्रेड क्रेडिट, यानी कि हम जब बिजनेस के दौरान कोई उधार सामान लेने का काम करते हैं तो उसका जो रूल्स होता है वो बहुत कठोर नहीं होता है. जैसे अगर आप क्या करते हैं, लोन लेने का काम करते हैं
तो लोन लेते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन बड़े स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं कि आपको इतने टाइम में पेमेंट करना ही करना है, ऐसे करेंगे, ये टर्म्स होगी, ये कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। कहता है इट कैन बी इजिली एडजस्ट विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द परचेज एज अ टाइम ऑफ अ पेमेंट इज जनरली एडजस्ट इन द व्यू ऑफ द पास्ट डीलिंग। अब ये कहता है इट कैन बी इजिली एडजस्ट, इसको आसानी से एडजस्ट किया सकता है किसके साथ, विद द चेंजिंग नीड्स, जैसे ही जरूरतों में बदलाव आता है उसके साथ, ऑफ द परचेज ऑफ द टाइम एज अ टाइम ऑफ पेमेंट। जब वो बदलाव में कोई, जिसे कहते हैं जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, तो जब वो खरीदारी करने जाता है, यानी सब जो मैन्युफैक्चर होता है वो कोई खरीदारी करने जाता है, उस समय इसको चेंज किया सकता है। यानी कि आपने किसी से क्या किया, उधार में 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो ये क्या होता है, ये जो आपने परचेज किया इसको कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर ये खरीदारी आपने कंजप्शन के लिए किया है तो ये ट्रेड क्रेडिट नहीं होगा। ट्रेड का सेंस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स से ही होता है, सामान को खरीदने और बेचने की कंडीशन से होता है। और ये अगर आपने 10,000 का सामान बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है तो ये आपका ट्रेड क्रेडिट होगा। और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही डीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ सप्लायर आपको बेचने के लिए तो दे देगा, कंजप्शन के लिए थोड़ा बहुत कम लिमिट के लिए, टाइम के लिए देता है। तो यहाँ पे कहता है कि अभी ये 10,000 का जो ड्यू है, नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आप कुछ खरीदने आते हैं 20,000 का, तो उसमें इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आसानी से उस पर क्या होता है, पेमेंट के दौरान एडजस्ट कर लिया जा सकता है। फिर कहता है इज जनरली एडजस्टेड इन द व्यू ऑफ द पास्ट डीलिंग, और वो किसके साथ, पास्ट डीलिंग को फोकस करते हुए उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। फिर कहता है नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, 10 दिन बाद वो क्या हो जाती है, 12 में हो जाती है, तो आपकी डीलिंग 12 पे ना होकर वो 10 पे ही बनी रहेगी। यहाँ कहता है नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन द अरेंजिंग द ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट की। इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, अब यहां पे कहता है इंक्रीज होती है प्राइस की। कहता है सम टाइम द सप्लायर मे बी इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज और द रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ द सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। कभी कभी क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, जो मटेरियल वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको जब वो क्रेडिट में बेचता है तो क्या करता है, उसका प्राइस बढ़ा देता है। वो कहता है कि ठीक है आपको हम उधार में दे देंगे, लेकिन जो उसका पेमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हम उसको ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कहता है लीगल एक्शन। फिर कहता है यहाँ पे क्या, इन ट्रेड क्रेडिट द बायर्स जनरली इशूज अ प्रोमिसरी नोट एंड इन केस he failed to meet the commitments the supplier can take the legal action। अब लीगल एक्शन का मतलब वो कोर्ट में जा सकता है। ये तब होता है जब जो ट्रेड क्रेडिट हमारा जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, जो उसने प्रॉमिस किया होता है कि हम आपको 2 महीने में आपका जो ड्यू है उसको पेमेंट कर देंगे, और वो ऐसा करने में क्या होता है, फेल कर जाता है, और सप्लायर जो होता है वो थोड़ा सा रिगिड सिचुएशन में रहता है, तो वो क्या कर सकता है, लीगली उसके ऊपर एक्शन ले सकता है और उसके ऊपर दबाव बना सकता है कि भैया टाइम से पेमेंट इसको कर दीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है पब्लिक डिपॉजिट। अब ये पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है, ये भी बोरोड फंड ही है और मीडियम टाइम का है। जिसे हमने जब ट्रेड क्रेडिट की बात की, शॉर्ट टर्म की बात मान लीजिए, सिंपल से वर्ड समझ लीजिए, विद इन 6 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो ये मीडियम टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देता है। कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होती है जो पब्लिक से इन्वाइट किया जाता है, लोगों से लेने का काम किया जाता है। अ कंपनी विशिंग टू इन्वाइट द पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। अब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से इस पैसे का कलेक्शन करने के लिए क्या करती है, उनको इन्वाइट करने के लिए क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है पेपर में। एंड एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन बी फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो
हमारी अपनी कंट्री का हो या फिर उससे रिलेटेड कंडीशन को फॉलो करता हो या पूरा करता हो, कहता पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। वो क्या करती है पब्लिक, जो पैसे जमा करना चाहती है तो जो कंपनी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको फिलअप करके अपने मनी को डिपॉजिट कंपनी में कर सकते हैं, यानी कि कंपनी में पैसे लगा सकती है। अब इसके फीचर्स की अगर बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो ये अनसिक्योर्ड होता है, यानी इसके लिए जो डिपॉजिटर होता है उसको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में हम लोन लेने जाते हैं तो जब लोन ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि कंपनी हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगती है कि भैया अगर आप लोन पे करने में फेल हो जाते हो तो आपके किस प्रॉपर्टी को बेच के हम अपनी लोन की रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। द कंपनीज मॉडरेट्स और नो एसेट्स अगेन द पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यानी कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, कोई मॉडरेट एसेट्स यानी कि इसके बदले कोई एसेट्स गिरवी करने का काम नहीं करती। जब वो क्या करती है, जब पब्लिक डिपॉजिट्स को मेंटेन करती है। दूसरा, फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो यहाँ कहता है द अमाउंट रेज फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट इट इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे एक लाइन रहता है कि जो पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट जो करती है कंपनी, उस पैसे का इस्तेमाल क्या करती है, तो उस पैसे का इस्तेमाल जो रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, खासतौर से वर्किंग कैपिटल का, वो पैसे जो कंपनी में लगे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करती है। दो दे आर नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इस वजह से क्या है कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं है, बट रिनेमिंग दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीडियम टर्म ऑल्सो। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम ऑफ पीरियड की अगर बात करें तो कहता था पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइटेड बाय द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 3 years, यानी कि इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होगा 6 months से 3 years तक होता है। यानी कि उसमें क्या था, 1 month से, यानी कि 1 month से 6 month तक था। मोस्टली इसको 1 न करके 3 to 6 कर लीजिए, 3 to 6 month का था। किसमें, शॉर्ट टर्म में, जो कि हमारा ट्रेड क्रेडिट था। लेकिन यहां पे क्या है, 6 month से, यानी कि 6 month to 3 year का टाइम होता है। सिंपल प्रोसीजर्स टू रेज, अगर हम बात करें तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं उसको जनरेट करने के लिए हम बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। इसमें कहता है द पब्लिक डिपॉजिट आर द सिंपल टू रेज। अ कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब इसमें इसे कैसे करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी को पब्लिक से पैसे की जरूरत होती है या कंपनी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है। और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म दिया गया होता है उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, उस फॉर्म को फिलअप करके कंपनी को सबमिट कर देते हैं, उसके साथ साथ अपना इन्वेस्टेड अमाउंट भी सबमिट कर देते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, आसानी से होता है, इसके लिए कोई बहुत सारे प्रपोजल करने की जरूरत नहीं होती है। रीपेमेंट की अगर बात करें तो कहता है कंपनी विच हैज पब्लिश द पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि 10% जो डिपॉजिट होती है उसका 10% क्या करती है, एक साल जब मेच्योरिटी को पूरा होता है, एक साल हो जाता है तो उसके साथ उसको पेमेंट करने का काम करती है। सो द अमाउंट सो सेट असाइड्स कैन बी यूज्ड फॉर रिपेइंग द पब्लिक डिपॉजिट्स। अब उसका क्या करती है, जो अमाउंट वो होल्ड करती है अपने प्रॉफिट्स के पार्ट से, उसको क्या करती है, वो जो पब्लिक से पैसे ली होती है उसको पेमेंट करने में यूज कर लेती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसमें अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेरिट
ऑफ पब्लिक डिपॉजिट की बात कर ले या मेरिट और एडवांटेज ऑफ द पब्लिक, सिंपल प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर वही है कि पब्लिक डिपॉजिट को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है, इक्वायरीज मेंटेन करती है। जैसे यहाँ पे लिखता है द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट इज मच सिंपलर दैन इक्विटी एंड डिवेंचर इशू, यानी इक्विटी एंड डिवेंचर को इशू करने का जो कंडीशन है उससे तो काफ़ी हद तक ये सिंपल है। फॉर ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट द कंपनीज डू नॉट टेक अ परमिशन फ्रॉम the controllers of capital and there is no need to get list in any stock of exchange। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए ए लिमिटेड कोई कंपनी है और वो पब्लिक डिपॉजिट को इशू करना चाहती है, तो इसके लिए उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से सीबी जो आपको प्रोवाइड कराती है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है जहाँ पे वो मार्केट होता है जो हम सिक्योरिटीज को खरीदने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा उसमें लिस्ट में होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे कहता है कि कंट्रोलर ऑफ अ कैपिटल, ये कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। जो कंट्रोलर हमारा कैपिटल का है, जो पैसे को मेंटेन करने का, उससे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इकोनॉमिकल की अगर बात करें तो सस्ता होता है। कहता है द ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व्स अ वेरी लेस कॉस्ट, बहुत कम पैसे में इसको हम मेंटेन कर पाते हैं। द कंपनीज डू नॉट नीड टू स्पेंड ऑन द प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग द कमीशन, वो किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं देती और ना ही प्रोस्पेक्टस को बनाने का काम करती है। ये सारी चीज़ों पे जो खर्च होता है उससे ये बच जाती है, इस वजह से ये क्या होता है, लेस कॉस्ट होता है इसमें, मतलब बहुत कम कॉस्ट में होता है। देयर आर वेरी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट, बहुत कम खर्चे होते हैं जो भी कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जब वो उसको मैनेज करने का काम किया था उस पर जो खर्च लगते हैं वो वही होते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट्स इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिवेंचर ऑन एंड लोन, यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पब्लिक डिपॉजिट पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर से और लोन पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम 10% इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं डिवेंचर पे, 12% पेड कर रहे हैं लोन पे, तो वो क्या होगा, वो 8% होगा। यानी पब्लिक डिपॉजिट पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 8% होगा या और भी कम हो सकता है। नो सिक्योरिटीज, यानी इसके लिए कंपनी को किसी तरह की सिक्योरिटीज को होल्ड करनी है, मॉडरेट सिक्योरिटीज रखने की जरूरत नहीं होती है। कहता पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड, द एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर द फ्री टू बी यूज्ड द मॉर्टेज इन फ्यूचर, यानी कि कंपनी फ्री होती है अपने एसेट्स को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। कंपनी किसी एसेट्स को गिरवी रख के इस पैसे को कलेक्ट करने का काम नहीं करती। फिर कहता है रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटीज, और टैक्स लाइबिलिटीज के रिडक्शन की अगर बात करें तो होता क्या है एग्जैक्टली, द इंटरेस्ट पेड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट्स डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, जो इंटरेस्ट पेड की जाती है कंपनी के थ्रू पब्लिक डिपॉजिट के दौरान, तो उस पैसे को क्या किया जाता है, इनकम से माइनस कर देता है। जब इनकम कम होगा तो जो हमारा टैक्स होगा वो भी कम जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये फ्लेक्सिबल होता है। फिर कहता है द पब्लिक डिपॉजिट कैन बी रैपिड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, रीपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट का पूरा पेमेंट हम कर सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत न हो। देयरफॉर द पब्लिक डिपॉजिट इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द फाइनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, और ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है किसमें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने का काम करती है। यानी कि वो लोन को जब चाहेगा ले लेगा और जब चाहेगा उसका पूरा पेमेंट कर देगा। फिर कहता है नो डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल, ये कंट्रोल को डाइवर्ट करना, यानी कि कंट्रोल का जो राइट, जैसे इक्विटी शेयर में हमने देखा था कि कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग में इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के पब्लिक डिपॉजिट करने वाले लोग इस तरह के किसी भी पार्टिसिपेशन में मतलब किसी भी तरीके के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही इनको कोई वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरिट की अगर बात कर ले तो यहां पे अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है साइड डीमेरिट की, अभी तक तो मेरिट की हम बात कर रहे थे, डीमेरिट की बात करें तो कहता है लिमिटेड अमाउंट। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी व्यक्ति पैसे तब इन्वेस्ट करता है जब उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो पब्लिक डिपॉजिट में क्या है कि रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनी डूबेगी तो पैसे डूबते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो मॉर्टेज एसेट्स नहीं ऐसा कुछ रखती है कंपनी की जहाँ से जो इन्वेस्टर है या फिर पब्लिक डिपॉजिट जो मेंटेन करने वाले लोग हैं वो उस एसेट्स को बेच के अपनी रिकवरी कर सकें।
तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोग पैसे कम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? द अमाउंट ऑफ द फंड्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द वे ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड बिकॉज of the legal restrictions. Public deposit cannot exceed the 25% of the shares capital and the free reserve. तो अब ये कहता है यहाँ पे लीगल इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है कि ये 25% से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। किसके 25% से? कैपिटल या फ्री रिजर्व जो उसके पास रखे गए हैं उससे, ठीक है, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन। अनसर्टेनिटीज होती है बिजनेस में, तो नॉर्मली कहता है द पब्लिक डिपॉजिट इज एन अनसर्टेन एंड द अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हो मिल भी आपको अच्छा सकता है, अच्छा लोग मतलब ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ऐसी अनसर्टेनिटीज बनी रहती है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, उस समय जब मंदी का टाइम होता है, यानी कि जिस समय आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता है, जिस समय आप लॉस फेस कर रहे हो, तो उस समय अगर आप फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यानी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट को मेंटेन करते हो, तो उस कंडीशन में लोग जमा भी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कहता है द डिपॉजिटर्स मे नॉट बी रिस्पॉन्ड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिपॉजिटर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑल्सो द डिपॉजिट्स मे बी विथड्रॉल whenever the financial position of the company is not stable। कई बार क्या होता है, जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी कंपनी की, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिटर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को विड्रॉल करने का काम कर लेते हैं, यानी पैसे निकाल लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या कहता है, स्टेबल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये जो इसकी जो अच्छाई होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए होती है, यानी कि ये अगर देखें तो एक साल मतलब 6 महीने से 1 साल के बीच में हो सकता है, 3 साल के बीच में हो सकता है, और इसी बीच में इसकी मेच्योरिटी पीरियड आती है जिसमें वो पेमेंट करके जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट की कंडीशन को ओवर करने का काम करती है। लैंग्वेज देख लेते हैं। अ कंपनी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द पब्लिक डिपॉजिट। एक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड नहीं होती फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। अगर लंबे समय तक उसको पैसे की जरूरत है, ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है, वो पब्लिक पे डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। एज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इज बिटवीन द 6 to 3 ईयर्स, क्योंकि इसका जो देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब अबव 3 ईयर, 3 ईयर प्लस, ये 3 से 5 साल 10 साल आगे हो सकता है, लेकिन इससे कम की सिचुएशन में अगर 1 साल का हो तो मीडियम टर्म की बात करते हैं, 3 से 1 साल की बात करें, या 3 से 1 साल की बात करें तो मीडियम टर्म, और 6 महीने से कम की बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात करता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी सी फॉलो नहीं हो पाती पूरी तरीके से। हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट, हमेशा एक मतभेद बना होता है। क्यों? क्योंकि कहता है द पब्लिक डिपॉजिटर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ कैपिटल मार्केट इन द कंट्री। वाइड स्पेयर्ड द यूज ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज इसको नहीं मिलती, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बना रहता है, हिंड्रेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि एक हमेशा चुनौती बनी रहती है, एक प्रॉब्लम बनी रहती है। फिर कहता है नॉट सूटेबल फॉर द न्यू कंसर्न, नए तरह की जो कंपनियां होती है जो अभी बिगिनिंग कर रही है, जिनका गुडविल अभी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उनमें पैसे लगाने वाले लोग नहीं आते। फिर कहता है सूटेबल फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वाली, ये किसके लिए है, जो कंजर्वेटिव होते हैं। अब यहाँ पे कहता है पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट अट्रैक्ट द बोल्ड एंड एडवेंचरियस इन्वेस्टर, यानी कि वो लोग जो रिस्क उठाना जानते हैं, ऐसे लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं करता, उनको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो गेन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे केवल ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं और गेन करने की बात करते हैं, थोड़ा बहुत गेन हो जाए, ऐसे लोग कंजर्वेटिव होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा वो पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लगा के कंपनी में बेनिफिट को मेंटेन करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। So dear student, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.